नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 8 राज्यों की 58 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग चल रही है और खास बात यह है कि इस वोटिंग में अब चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार इंडिया वॉइस के तमाम एंकर्स के साथ साथ चप्पे चप्पे से रिपोर्टर्स आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और आप भी वोट करिए। बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड में वोटिंग जारी है। इसके अलावा दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग जारी है। और भी राज्य हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और झारखंड की 4, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। बिहार की बात करें तो बिहार की 8 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग जारी है। तो लगातार ये पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है और जिनमें बिहार है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, कुल 8 राज्य हैं। और इनमें खास तौर पर चूंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है और ये 14 लोकसभा सीटें पूर्वांचल से लगती हुई हैं। यानी के लिए जो लोग पूर्वांचल को साधना चाहते हैं उनके लिए ये 14 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब पूर्वांचल को जिसने साध लिया उसने उत्तर प्रदेश को साध लिया, साथ ही साथ बिहार को भी साध लिया, क्योंकि पूर्वांचल के कई जो लोकसभा सीट हैं उनके बॉर्डर्स बिहार के जिलों से लगते हैं। तो ऐसे में जरूरी यह है, वोट करिए, जोर से करिए और जरूर करिए, क्योंकि आपके वोट की चोट जो है वही आपका भविष्य जो है वो बदलेगी। अगले 5 साल का जो आपका भविष्य है, आपका एक वोट जो है वो तय कर देगा। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें जहां पर तमाम लोग वोट करने के लिए पहुंचे। अपराजिता सारंगी की तस्वीर, राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू वोट डालने पहुंची और वो साइन दिखाया, उन्होंने वो उंगली दिखाई जिस पर निशान लगा हुआ है कि उन्होंने वोट डाला। और ये तस्वीर आपको प्रेरित करने के लिए मेरे हिसाब से काफी होनी चाहिए कि देश का प्रथम नागरिक वोट डालने के लिए पहुंचा है। तो आप भी निकालिए। सौरभ भारद्वाज की तस्वीर, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री, ये भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसी तमाम तस्वीरें, कुल मिलाकर हमारा आपसे वादा है कोई भी तस्वीर छूटेगी नहीं। सबसे पहले जो होगा यहां हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर जो ये दिखा रही हैं किस तरह से वोटिंग को लेकर लोगों के अंदर उत्साह है। तो दरअसल वोटिंग जब चल रही है तो प्रयागराज में भी चल रही है और प्रयागराज के बारे में खास बात कही जाती है। प्रयाग तो चूंकि संगम नगरी है और यहां पर चूंकि जब वोटिंग चल रही है तो लोगों के लिए जरूरी है वोट की चोट करना। इंडिया वॉइस के संवाददाता शोएब रिजवी ने जायजा लिया वोटिंग का कि लोग किस तरह से, कितने उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। जरा एक बार देख लेते हैं, उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व चुनाव लेकर के संगम नगरी में भी छठे चरण में वोटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये संगम का एक महत्वपूर्ण बूथ है ज्वाला देवी, जहाँ पर न सिर्फ दिल्ली से कई तमाम सीटों में अपनी और कुछ लोग अभी अपने वोट करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में लगातार जो वोटर्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। ये एक तरह से मॉडल बूथ की तरह डेवलप किया गया है। जिस तरह से इसको सजाया गया है, इसे देख सकते हैं। इसको एक पर्व की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये भारत में इस वक्त चुनाव के रूप में हो रहा है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपने वोट किया, क्या है आपके जहन में, किस तरह से, किस मुद्दों पर वोट करेंगे? मोदी
देखिए, आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सब अपने अपने हिसाब से वोट करेंगे। निश्चित तौर पर सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो चुनाव आयोग है उसने जिस तरह की तैयारियां की हैं, जो बूथों पर एक तरह से आप रौनक देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वोटर्स को भी आकर्षित करने के लिए है। पिछले कुछ फेज़ के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो मत प्रतिशत है वो बहुत बेहतर नहीं रहा है। सवाल भी उस पर उठ रहे थे कि जिस तरह से लोग चुनाव आयोग कोशिशें करता है, ऐसा क्या है कि कुछ बात नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज में अभी लोगों में उत्साह है, लगातार लोग वोट के लिए निकल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बेहतर प्रतिशत के साथ वो अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को वोट करेंगे। हालांकि अगर प्रयागराज की बात करें तो दो महत्वपूर्ण दलों के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि कुछ जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। देखिए, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ अपने दोनों प्रत्याशी बदले हैं, उनके लिए इस बार चुनौती भी अलग तरह की है। जिस तरह से अलग अलग बूथों पर शहर के वोट जो डालने वाले उन्हें उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अच्छे प्रतिशत से यहाँ पे वोटिंग होगी, और जब नतीजे 4 जून के आएंगे तो जिन्होंने जो अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुना है उसके पक्ष में फैसला आता है या नहीं, इसका 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। एक सीट और है, और वो सीट है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और इनको टक्कर दे रहे हैं रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से। सुल्तानपुर की पूरी कहानी जो वोटर्स चाहते हैं, यह हमने आपको रिपोर्ट कार्ड में दिखाया था, लेकिन वोटिंग को लेकर वोटर्स में कितना उत्साह है, यह बताने के लिए हमारे साथ अब इंडिया वॉइस के संवाददाता शैलेश ने एक रिपोर्ट तैयार की है। जरा देखिएगा। इस समय सुल्तानपुर के नगर पालिका में स्थित जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, यहां जिले में करीब 5 पिंक बूथ, 5 युवा बूथ और करीब 5 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। और यहाँ पर वोटरों की सहूलियत के लिए दवा पानी की भी व्यवस्था की गई है, और वातावरण को बढ़िया बनाने के लिए अच्छा डेकोरेशन किया गया है। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जिससे वोटरों को लुभाया जा सके और मत प्रतिशत जो है उसको बढ़ाया जा सके। आपको बता दें करीब सुल्तानपुर में 18,34,355 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुल्तानपुर में सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दें करीब 13,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं जो चप्पे चप्पे पे अनेक बूथों पे लगे हुए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दें करीब 16 बटालियन अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। आपको बता दें करीब 1255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 1991 मतदान बूथ हैं। आप बता दें मतदान शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, और मतदाता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप बता दें कुछ मतदाता हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। आइए, क्या नाम भैया आपका? किस मुद्दे पे आपने आज वोट किया? विकास के बाद। आप वोट देके खुश हैं? खुश हैं। क्या नाम माता जी आपका? राबिया। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी के अपने मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, और विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। जैसा कि जनता का कहना है कि सुबह 7 बजे से यहाँ वोटिंग चालू है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस की। तो हमने बात प्रयागराज की की, उसके बाद सुल्तानपुर की बात की। अब एक और महत्वपूर्ण सीट जौनपुर से जब बात होती है तो नाम आता है धनंजय सिंह का, और धनंजय सिंह मतलब बाहुबली, और बाहुबली मतलब एक क्षेत्र का वो व्यक्ति जिसका एक रसूख है। जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक ने जानना चाहा वोटर से कि आखिरकार वोटर जब वोट कर रहे हैं, जब बटन दबा रहे हैं, तो दरअसल किस सोच के साथ दबा रहे हैं। देख लेते हैं वोटर्स क्या कह रहे हैं। जौनपुर में जो है मतदान शुरू हो चुका है। लोग मतदान केंद्र पर पहुंच अपना मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इस वक्त मौजूद है सागम विधानसभा क्षेत्र में। सुबह से ही जो है मतदान केंद्रों पर लोगों को एक भीड़ लगी हुई है, तो लोग पहुंचे। सर, कैसा लग रहा है जब मतदान किया? बहुत अच्छा लगा मतदान करके, और आज इतना मजबूत हमारा भारतवर्ष का लोकतंत्र है कि इसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है।
कैसा सांसद चाहते हैं? अच्छा सांसद चाहते हैं जो हमारे जौनपुर जिले का विकास करे और लोगों के हमेशा सुख दुख में उनके दरवाजे पे खड़ा रहे। आज किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो देखिए बहुत चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, इसके साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत से मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे जनता अपना वोट करेगी। आपने मतदान कर दिया, लोगों से अपील क्या रहेगी? मेरी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें और आज छुट्टी का दिन नहीं है, तो आज इस लोकतंत्र के त्यौहार में हम सब की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लोग घरों से निकलें, मेरा यही निवेदन है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। 5 सालों में कितना बदलाव आपने देखा अब तक? 5 सालों में जिले की यदि बात की जाए तो पूरी अपेक्षा जो हम लोगों ने जो सोचा था कि जिले का जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। और भी कुछ मतदाता उनसे लेते हैं। भैया युवा हैं आप, तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है कि भाई बेरोजगारी, महंगाई, मेन मुद्दा यही है। पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट पे संदेश दिया, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मतदान करने जाएं। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा मतदान करें, एक मजबूत लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र को। नहीं, सही बात है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोकतंत्र में जो अधिकार मिला उस अधिकार का प्रयोग करें। आज किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो यही है कि महंगाई, बेरोजगारी। राम मंदिर मुद्दा है? नहीं, देखिए मंदिर मस्जिद वो अपनी जगह है, मंदिर मस्जिद कहना जो है उचित नहीं है। लोकतंत्र में मंदिर मस्जिद का कहाँ सवाल होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तैयब है। तैयब भाई, इस बार जहन में क्या है, जो मतदान करने आए हो तो जहन में क्या मुद्दा लेके आओ? सर हमारा तो मेन मुद्दा यही है कि बेरोज़गारी का। आप यही सोच लीजिए, एक नौजवान लड़का 19 साल तैयारी करता है और फिर उसके बाद 2-4 साल उसकी सेना की नौकरी और 24 साल की उम्र में वो बेरोज़गार हो जाता है। सोच लीजिए उसका भविष्य कहाँ जा रहा है। हम इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए, और जहाँ तक देखिए महंगाई, 2014 में गैस सिलेंडर का रेट 420 रुपये था, आज 1100 रुपये है। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नॉर्मल परिवार किस तरह अपना परिवार, दाल की क्या नौबत, जितने भी ग्रॉसरी के सारे सामान हैं, कितना ज़मीन आसमान का रेट का फ़र्क हो चुका है। महंगाई ये हालत है, भ्रष्टाचार का ये हालत है, बेरोज़गारी का ये हालत है, किसानों का क्या हालत है। जो किसान बेचारे सिर्फ अपनी मांग के लिए जो है बैठे हुए थे। अब बताओ, किसी पार्टी का नेता थार से रगड़ दिया उनको। कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लाए। हमारा ये जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बना था, वो एक ढांचा सिर्फ बन करके रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट के जरिए उसको उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आज आप जाके देख लीजिए, वहाँ के जो MBBS के पढ़ने वाले लड़के हैं, उनका जो हॉस्टल है वो बेचारे मेड़ी से इतनी जोखिमों भरे अंदाज से क्लास से हॉस्टल जाते हैं कि आप ताज्जुब कर जाएंगे। बिल्कुल, जो है युवा जो है मतदान जो करने पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करेंगे। हालांकि इंडिया वॉइस की टीम भी आप सभी से अपील करती है, आप अपने घरों से निकलें, पहले मतदान फिर करें जलपान। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल विवेक की इस अपील को समझिएगा और सुनिएगा और इस पर तामील करने की कोशिश भी करिएगा। नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं है, नजर दिल्ली पर भी है। दिल्ली में इंडिया वॉइस के संवाददाता अजीत कुमार ने देवेंद्र यादव से बातचीत की। देवेंद्र यादव दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। दिल्ली में आज छठे चरण के तहत मतदान हो रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, मतदान हो रहे हैं, आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, किस तरीके से जीत को लेकर के आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और उसका कारण है कि आज जब मैं कई पोलिंग स्टेशंस पर गया हूँ, मैंने देखा है कि लोगों की लंबी लाइन लगी है और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास ये दिलाती है कि लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, उसमें सहयोग करने के लिए जनता आज बाहर निकली है। पिछले 10 साल से वो जनता की जो मोदी जी अपने मन की बात सुना रहे थे, आज जनता मोदी जी को अपने मन की बात सुनाने के लिए यहाँ पर आई है। उनकी चाहत सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है। गर्मी का मौसम है, लोग कहीं ना कहीं बचते भी हैं, क्या संदेश देंगे लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र में? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, जैसे सुबह सुबह आप लोग निकल कर आए हैं, चाहे भले ही गर्मी बढ़े, लेकिन अपना मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार जो भले ही गर्मी बढ़ी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और ये 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं वोटिंग जो है लगातार जारी है और तमाम वो लोग जो कहे तो वीआईपी वोटर्स जाते हैं, लेकिन अगर वोटर्स कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। वीआईपी वोटर्स हम इसलिए कह देते हैं ताकि आप लोग इनको देखें, और चूंकि आपके नेता है, आप इनको वोट करते हैं और आप कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, तो इनको देखें और आप वोट करने के लिए निकले। ये 6 तस्वीरें, एक तो तस्वीर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है और इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी है, और ऐसी ही 6 तस्वीरें आप अलग अलग जगह से देख रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी हैं, बांसुरी स्वराज है, और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वोटिंग कितना जरूरी है। देखिए, जो कैंडिडेट मैदान में हैं वो तो वोट करेंगे, उनको अपना एक वोट चाहिए, लेकिन उनको आपके वोट भी चाहिए। तो आपको जिसको वोट देना है करिए, लेकिन जाइए। बेहद जरूरी है, ये आपका अधिकार तो है, लेकिन बार बार इस बात को हम रिपीट करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, और बात जब जिम्मेदारी की आती है तो सभी जानते हैं कि हम भारतीय पीछे नहीं रहते हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तो प्लीज निकलिए और वोट करिए। तो बिल्कुल अभी तक जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, अभी तक जो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे वो पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे। वो कुछ कुछ मिनट पहले की अपडेट थे, लेकिन अब चूंकि ताजा हालात क्या है अलग अलग सीटों पर वोटिंग को लेकर, वो भी एक बार हम जानेंगे, और उसके लिए तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपको उनसे एक बार नाम बता देते हैं, वो कहां से हमारे साथ जुड़े हैं वो बता देते हैं, और उसके बाद फिर उनसे हम ताजा हालात जो है वो लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह है, और हमारे साथ अजय कुमार पांडे हैं जो कि रांची से जुड़े हैं, प्रतापगढ़ से हमने आपको बताया पहले संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार जुड़े हैं, और के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि गर्मी बहुत है, तुम्हारे जितने भी फील्ड रिपोर्टर्स हैं इस वक्त जो मौजूद हैं बाहर, उनको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें, पानी पीते रहिएगा, धूप से बचने की कोशिश करिएगा, लेकिन हाँ, चूंकि आपका काम है तो आपको शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। तमाम संवाददाताओं के पास आऊं उससे पहले के जी आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि चलिए फोन कट गया है, अभी अपडेट मिला है, के शर्मा जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे और उनसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप जो जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। धीरेन्द्र, सबसे पहले बता दीजिएगा, चूंकि प्रतापगढ़ पे इसलिए और पहले इसलिए क्योंकि पूरी कहानी अभी पिछले 15 दिनों के अंदर घटी है। एक मुलाकात केंद्रीय मंत्री की प्रत्याशी के साथ, वो पैर छूने वाली तस्वीर, आशीर्वाद भी मिला, थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ किसी को भी वोट करना हो कर दीजिए, और एक मिर्जापुर से उसी पार्टी का लेटर जारी हो गया कि हम तो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इन सब चीजों पर आप अपडेट दीजिए, लेकिन उससे पहले यह भी बता दीजिए प्रतापगढ़ में फिलहाल वोटर्स क्या कह रहे हैं, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। ये चीज आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में अभी करीबन 10 बज रहा है, अभी तक जो 9 बजे अपडेट आई थी 10.5% वोटिंग हुई थी, और इस समय हम रामपुर खास के लालगंज टाउन एरिया बूथ पर हैं, और उत्साह 9 बजे तक था, लेकिन अब गर्मी ज्यादा होने के कारण वोटर्स की संख्या कम हो रही है, और करीब 18 लाख मतदाता प्रतापगढ़ में मतदान करेंगे वोटर हैं, और जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर दलित और मुस्लिम यादव वोटर की संख्या ज्यादा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। फिलहाल वोटिंग को लेकर क्या अपडेशन है? आज सुबह सुबह चूंकि मौसम क्या कह रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो खास महत्वपूर्ण होता है वोटिंग के दिन, तो क्या उसका कोई असर पड़ रहा है? किस तरह का मौसम है फिलहाल वहां पर? धूप थी, और धूप के बीच 9 बजे तक काफी अच्छा मतदान रहा, जिले में 10% से ज्यादा मतदान रहा, लेकिन अभी जो है धूप और ज्यादा हो गई, इससे वोटरों की संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन कहीं न कहीं धूप असर नहीं कर रही है, वोटर घर से निकल रहे हैं और मतदान के पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। हाँ,
चलिए के शर्मा जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि रांची से मेरे साथ अजय कुमार पांडे जुड़ गए और अजय कुमार पांडे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वही मेरे चेहरे पर भी है, क्योंकि जब जब अजय पांडे कुछ आते हैं टीवी पर तो कुछ ना कुछ अपडेशन जरूर लेकर आते हैं और कुछ बड़ा लेकर आते हैं। अजय, रांची से फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कह रही है रांची की हवा? देखिए, राज्य में आज चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है और आज 4 सीटों पर चुनाव है, यानी राज्य के 6 महाधुरीण का भाग्य का फैसला आज होने वाला है। आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। यही लंबी कतारें और अपनी बारी का इंतजार। आप देख सकते हैं कि वोटर में जो काफी उत्साह है और लगातार लोग जो है अपनी बारी का इंतजार करके सबातोड़ घोषणा दे रहे हैं। तो अब सहयोगी से दिखा रहा हूँ कि पीछे की तस्वीरें जरा दिखाई से राज्य की 4 तस्वीरें हैं। अभी कल्पना सर आई हुई है मतदान करने के लिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, जो कल्पना सर जो इस वक्त वोट देने के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं जो कल्पना सोरेन पहुंची है वोट देने के लिए। मतदान काफी लोग दामाधनी कल्पना सोरेन पहुंची है। कल्पना सोरेन मतदान करने के लिए अपने मतदान के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं रांची के देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अपनी और भी वो अपने मतदान को लेकर के पहुंचे हैं। काफी से तस्वीरें चलिए बिल्कुल अजय कुमार साहब बने रहिए। और ये तस्वीरें चूंकि अजय ये दिखा रहे हैं, कल्पना सोरेन की ये तस्वीरें हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी है और हालांकि फिलहाल जाना पहचाना नाम है। अभी पहले जब ये टीवी पर आती थी, इनकी तस्वीरें आती थी तो ये कहा जाता था कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन की अपनी एक पहचान बन चुकी है। और ये तस्वीरें अजय मैं दिखा रहे थे। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। के शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, वोट पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में डाला या आज या 7वें चरण में? कब नंबर है आपका? ये मेरा तो 6ठे चरण में मैंने वोट डाला दिल्ली में। ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो आज बातचीत करने में भी मजा आएगा क्योंकि आप आज वोट डालकर आए हैं। तो पहले सर ये बता दीजिए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि जब आप वोट डालने पहुंचे अपने बूथ पर तो जो पब्लिक थी वो किस तरह का उत्साह लेकर आई थी? हताशा, निराशा या उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह। मुझे लग रहा है कि जो पहले चरण और दूसरे चरण में जो मायूसी थी जनता के बीच में मायूसी का ये कारण, जो सबसे बड़ा कारण था कि जो नेता कल तक वो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आ गए, जो कल तक कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में आ गए, या आरजेडी में चले गए, या सपा में चले गए, या ओपी राजभर के पार्टी में चले गए। तो ये जो कार्यकर्ता जो उसके खिलाफ में कल जनता के बीच में जो बता रहे थे कि ये नेता ठीक नहीं है, इसको वोट मत देना, आज जब उसी पार्टी में आ जाएंगे तो वो जो कार्यकर्ता अब अपने किस मुंह से बोलेगा कि कल तक वो चोर बोल रहा था, अब तो वही उसी पार्टी में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मायूसी था और वहां जो जनता के बीच में। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन और सभी राजनीतिक दल जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया और जनता को आज देखिए दिल्ली से लेकर हर एक जगह पे 9 बजे तक जो परसेंटेज है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ जो दहाई का अंक पार किया हो, लेकिन आज पार कर रहा है। लोग जिस तरह से आज जिस 58 सीट पे हो रहा है, ऑलरेडी 44 सीट जो है वहां पे पहले एनडीए की सरकार जीत हुई थी, सिर्फ 4 जो है। के शर्मा जी, एक सेकंड में आपके पास में आ रहा हूं। प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं, जहां पर सदर बाजार बूथ का निरीक्षण किया है जिलाधिकारी ने, डीएम ने। प्रतापगढ़ से ही खबर है। एसपी सतपाल अंतिल भी मौजूद रहे और उन्होंने निरीक्षण किया, पुलिस बल के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया। और ये जरूरी भी, आप निरीक्षण करते रहिए, आपकी जिम्मेदारी है। चूंकि कई जगह पर शिकायतें आ जाती हैं, ईवीएम मान लीजिए खराब हो गई या कई जगह पर धांधली की खबर आ जाती है, और अगर आप यूं ही अपने आप में खुद से निरीक्षण करते रहेंगे तो ऐसी शिकायतों में गिरावट आएगी और जो वोटर्स हैं उनमें भी उत्साह रहेगा कि देखिए हम तो धूप में वोट डालने आए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं ये भी दरअसल देखिए धूप में लगातार कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं ताकि हम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये प्रतापगढ़ की तस्वीर है।
और चूंकि प्रतापगढ़ का जब जब जिक्र आता है तो जो अभी हाल ही में 15 दिन में घटनाक्रम घटा वो सारा कुछ घूम जाता है। हालांकि वो राजनीतिक है और जो ये खबर है इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि जोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मामला प्रतापगढ़ का है। जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों लोग जो है वो निरीक्षण के लिए निकले और उन्होंने जायजा लिया जाके बूथ स्थल का, पोलिंग स्टेशन का, और वहां पर जाकर देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, वोटर्स को किसी तरह से धमकाया तो नहीं जा रहा है, ईवीएम में किसी तरह की खराबी तो नहीं आ रही है। तो ये तस्वीर प्रतापगढ़ से थी। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर जौनपुर से। धनंजय सिंह ने मतदान कर दिया और किधर किया होगा ये इसका ऐलान वो पहले कर चुके हैं। पत्नी श्रीकला के साथ बूथ पर पहुंचकर वोटिंग की है। वोटिंग के बाद मीडिया से धनंजय सिंह ने बातचीत भी की और बातचीत में बीजेपी की जीत का दावा किया है। यही राजनीति है। आज से ठीक 20-22 दिन पहले जौनपुर की राजनीति अलग थी और एक घटनाक्रम ने पूरे सियासी घटनाक्रम को 90 डिग्री पर मोड़ दिया कि इस तरह की राजनीति हुई कि दरअसल अब धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला, जो कुछ दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी, वोट बीजेपी को किया। उनका कहना है कि बीजेपी जीतेगी, वोट उन्होंने कर दिया है और इसके पहले वो ऐलान भी इस बात का कर चुके थे कि दरअसल हम बीजेपी का साथ दे रहे हैं, हम बीजेपी का साथ दे रहे हैं। प्रदेश की सरकार की तारीफ भी उन्होंने की थी। भाजपा की जीत होगी। देखिए, 2 बार नारे लगे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 और 19 में, और दोनों नारे उनके सफल हुए हैं, तो इसलिए अभी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हो सकता है नारा भी उनका सफल हो। हमारी यही शुभकामना है। आज मतदान करें, आज केवल मुद्दा है मतदान, ज्यादा से ज्यादा मतदान का। ठीक, भाजपा की जीत होगी। देखिए, 2 बार नारे लगे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 और 19 में, और दोनों नारे उनके सफल हुए हैं, तो इसलिए अभी हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हो सकता है नारा भी उनका सफल हो। हमारी यही शुभकामना है। आज मतदान करें, आज केवल मुद्दा है मतदान, ज्यादा से ज्यादा मतदान। अभी अगर यही सवाल धनंजय सिंह से करने का मौका मिलता, हालांकि हो सकता कुछ लोगों ने किया हो, तो जरूर ये सवाल बन सकता था कि आज जो बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, 14 और 19 का जो नारा याद आ रहा है, पत्नी श्रीकला को जब बीएसपी से टिकट मिला था उसके पहले वो नारा याद क्यों नहीं था? टिकट कटने के बाद ही वो नारा याद क्यों आया? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए एक बार फिर से तमाम लोगों का रुख कर लेते हैं, और चूंकि के शर्मा जी से ही रोका था उनको, बीच में बड़ी खबर आई थी, एक बार फिर से उनके पास चले जाते हैं। के शर्मा जी, ये जो अभी आप खबर देख रहे थे जौनपुर वाली, इस पर आपसे पूछूंगा, लेकिन चूंकि मेरा सवाल अभी अधूरा था, वो ये था कि दिल्ली की इस बार जो सियासी हवा है वो क्या कह रही है? क्योंकि 2 धुर विरोधी जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक सत्ता में आए, दूसरे को सत्ता से बेदखल कर दिया, और उसके बाद अब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, 14 और 19 दोनों चुनावों में सातों की सातों अपने खाते में। कोई मुश्किल इस बार पैदा होती दिख रही है? अजितेश जी, जो दिल्ली की जो मैंने देखा है, जो वोटर्स है बड़ा साइलेंट है। यहाँ पे जो सत्ता पक्ष जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है, उसके कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा चुनाव के बूथ के आसपास उनकी टेबल भी काफी लगी हुई है, और वहां पे इस तरह का कार्ड भी वहां पे दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। ये देखिए, भगवान राम, वो कहते हैं कि हम राम को कभी भी हम इसमें यूज नहीं करते, कैलेंडर भी है पीछे, और ये राम को हम कभी भी अपने मुद्दा नहीं बनाए। राम के नाम पे हमने राम हम दिल से चाहते हैं, लेकिन यदि राम को दिल से चाहते हैं तो चुनावी बूथ के आसपास श्री राम का ना तो अभी कोई मंदिर है, ना तो रामनवमी है, ना दशहरा है, और ना तो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, लेकिन पूरा जय श्री राम के झंडे, मतलब बीजेपी का सिंबल, कहीं ना कहीं राम को उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह में कहीं ना कहीं डाल दिया। कैलेंडर बांटना राम का। ये जो आप दिखा रहे हैं, किसके, कौन सी पार्टी का है ये सर के शर्मा जी? ये बीजेपी का है। देखिए, मैंने अभी वोट डाल के आया, तो
तो वहां पे देखा जय श्री राम, इस पे लिखा है लोकतंत्र महासंकल्प राम राज्य, मैं मतदान अवश्य करूंगा। मतलब राम, देखिए वो कहते हैं तो कि नहीं हम राम और इस्लाम और पाकिस्तान के मुद्दों पे नहीं, हम विकास के मुद्दों पे 10 साल कामों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सत्ता वहां पे ज्यादा है, लोग क्या कर रहे हैं कि वहां जा रहे हैं, हमें किसको वोट दोगे सर, आप ही को दे देंगे। हमने भी कहा जाहिर सी बात है, लेकिन वोट किसको दे रहा है वो हमने नहीं बताया, चुपचाप जिसको दे रहा है। सियासत की शुरुआत तो के शर्मा जी लाल कृष्ण आडवाणी के समय से हो गई थी, जब रथ यात्रा निकली थी, और तब भी ये कहा गया था कि हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है और जो हकीकत है वो सभी के सामने जय श्री राम के झंडे हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में है। जितने बूथ है वहां जय श्री राम के झंडे क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं राम के नाम पे आपके पास आएंगे। और चूंकि जो जौनपुर वाली खबर थी उस पर भी आपसे कुछ चर्चा करनी है, करूंगा, लेकिन चूंकि मोतिहारी का रुख कर लेते हैं, और मोतिहारी से चूंकि हमारे साथ धर्मेंद्र बने हुए हैं, और उसके बाद फिर आपके पास धीरेन्द्र एक बार फिर से आएंगे। मोतिहारी क्या कह रहा है, चूंकि बिहार की राजनीति अपने आप पे अलग है, देश की राजनीति एक तरफ और बिहार की राजनीति एक तरफ। फिलहाल चाचा भतीजा आमने सामने है, वो चाचा भतीजा जो बीच में कई बार पैचअप कर चुके हैं और कई बार ब्रेकअप हो चुका है, साथ वो है जिनके बीच भी कई बार ब्रेकअप हो चुका है और पैचअप हो चुका है। तो जनता कंफ्यूज तो नहीं है, या उसका स्टैंड एकदम क्लियर है? धर्मेंद्र धर्मेंद्र मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए आपके पास आएंगे, एक बार दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे अपडेशन हम लेते रहेंगे। आप के शर्मा जी, एक सवाल और था, अभी जौनपुर की आप ये तस्वीर एक देख पा रहे थे, धनंजय सिंह, और हालांकि मैंने उसको डिस्क्राइब भी काफी हद तक कर दिया, तो आप समझ भी गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। ये हृदय परिवर्तन जो राजनीति में हो जाता है और मिनटों में होता है, और कभी कभी तो रात में हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डिनर किसी के साथ किया और सुबह का ब्रेकफास्ट किसी और के साथ। कम मतदान का कम मतदान की जो समस्या है वो यही समस्या है। मैंने कहा कम मतदान की ओर है, जनता में मायूसी, समझ में नहीं आ रहा, जनता कंफ्यूज है कि वो किसको दे। अरे अभी 2 दिन पहले तो वो पानी पी के गाली दे रहे थे, और अभी 2 दिन फिर तारीफ कर रहे हैं। जनता यहाँ कंफ्यूज है, डर लगता है कि अरे यार इधर कहीं खुल के मैं अपने बता दूं कि मैं किसको वोट दिया हूं। तो आज देखिए मुझे भी डर लग रहा है कि मैं किसको वोट दिया हूं, मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि मैं जेल चला जाऊं, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो था राजनीति में इतना ज्यादा वो नहीं था कि दुष्प्रचार नहीं था या दुष्भावना नहीं थी, जो जिसको वोट दे रहा है नहीं भी दिया तो भी सही है, रिश्ते आपस में अच्छे होते थे। लेकिन अब जो है खुल के ऐसा लग रहा है कि यदि आपने खिलाफ, आप देखिए जौनपुर एमपी धनंजय सिंह जी, कल तक तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बार्गेन हो गया, बार्गेनिंग की क्या करना है, डील हुई है, तो हमारा साथ दोगे। ये जनता देखिए इतना बेवकूफ नहीं है, स्पेकुलेशन है, आप कुछ बोला ना बोलो, कभी कभी चुप्पी भी है ना, आदमी को समझ में आ जाता है कि चुप क्यों है। तो ये सत्ता का जो दुरुपयोग जो है, ईडी सीबीआई का जो आरोप लगता रहा है हमेशा, आपने देखा कि मायावती कैंडिडेट जो है लोग उसको बी टीम कहते हैं, बीजेपी का बी टीम कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे खेल कुछ और हो रहा था, यहाँ पे मजबूत नेता है धनंजय सिंह जी, वहां यदि जौनपुर में उनकी श्रृंखला यदि चुनाव अकेला लड़ती तो, लेकिन दरअसल जनता तो देखिए समझ ही रही होगी कि अभी यही श्रृंखला बीएसपी के टिकट पर नामांकन भी कर चुकी थी और प्रचार भी कर रही थी, वो काली गाड़ियों का काफिला वो काफी चर्चित रहा, और अब आज वोट की वो उंगली दिखा रहे हैं, निशान दिखा रहे हैं कि हम वोट डालकर आए हैं, और कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जीतेगी। ये जनता भी तो समझती होगी सर, या फिर अभी भी उन क्षेत्रों में ऐसा है कि बाहुबली ने जो कह दिया वही फाइनल है? जनता समझती है, और पूरे अजितेश जी यहाँ पे कमल किशोर जी का आवाज आ रहा है। हाँ, जनता जो है काफी अच्छे से समझ चुकी है, जनता जो ये भूल नहीं रही है, क्योंकि उनको बोलने से उनको पता है कि हम बोलेंगे तो क्यों रिश्ता खराब करे। लेकिन बीजेपी वाले खुल के बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जय श्री राम, आप पार्कों में जाओ जय श्री राम,
देखिए जय श्री राम भगवान, कल तक तो हमें राम राम बोलते थे, कल तक तो राधे कृष्णा बोलते थे, कल तक हमें हरे कृष्णा बोलते थे, राधे राधे बोलते थे। आज जय श्री राम, कभी हमने आज तक बचपन से जय श्री राम नहीं सुना। मेरे पिताजी कहते थे राधे राधे, कभी किसी से मिलते थे तो राधे राधे या राम राम बोलते थे, लेकिन जय श्री राम एक नया स्लोगन है। क्योंकि शर्मा जी एक सेकंड फिर से माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है डुमरियागंज से, जहां पर जालेकोट गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया। अब तक बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा, और दरअसल बूथ पर वोट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बासी विधानसभा में पड़ता है। सड़क ना होने से लोग नाराज हैं और ये तस्वीर आपके सामने है। अब इसकी एक आगे की तस्वीर आपको और बताता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते जगदंबिका पाल, 2019 में फिर से लड़े, फिर से जीते। 2014 के पहले यही कांग्रेस में थे, तब भी यहीं से सांसद थे, 3 बार से ज्यादा के सांसद, 4थी बार मैदान में, और तब भी एक गांव में एक सड़क नहीं है जिसकी मांग जनता सालों से कर रही है। अब जब उसकी वो मांग पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो उस तरह से करेंगे। हालांकि हम ये कहेंगे कि आप वोट करिए, नोटा का बटन दबाइएगा जाकर, या किसी अन्य प्रत्याशी को दबाइए जिससे आपको उम्मीद हो। लेकिन यह नाराजगी है जगदंबिका पाल के लिए लोगों के अंदर, यह नाराजगी चुनाव आयोग से नहीं है, इसीलिए आप वोट करिए। हां, आपको जिससे नाराजगी है, जो आपके सांसद हैं, लंबे समय से सांसद हैं, और अगर आपको एक सड़क नहीं दे सकते तो सोचिएगा क्या कर सकते हैं। तो फैसला जो है वो आप ही लोगों को करना है, लेकिन हम सिर्फ हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्लीज वोट करिए, वोट का बहिष्कार मत करिए। वोट का जब आप बहिष्कार करते हैं तो सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है, साथ ही साथ आपका वो अधिकार जो आपकी जिम्मेदारी है उसका आप निर्वहन नहीं कर पाते हैं। और फिर अगर वो गैर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आपके काम नहीं किए, तो गैर जिम्मेदार आप भी कहलाएंगे, क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया, आपने वोट नहीं किया। आप नोटा का बटन दबाइए, आपको पसंद नहीं है कोई प्रत्याशी, आपको जो प्रत्याशी पसंद है उसका दबाइए। आपके सांसद से नाराजगी है, आप उनके खिलाफ नाराजगी वोट के जरिए दिखाइए, लेकिन वोट करिए, बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी जो स्क्रीन पर चल रही हैं, ये तस्वीरें वहीं की हैं, डुमरियागंज की तस्वीरें हैं। सांसद जगदंबिका पाल हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हवा समझी, और इनके बारे में भी कहा भी जाता है कि दरअसल ये हवा को बहुत बेहतर तरह से समझ लेते हैं कि हवा किस ओर बह रही है। हवा बही बीजेपी की तरफ से और ये चले गए बीजेपी में, और तब से बीजेपी में। के शर्मा जी, एक और तस्वीर है। अब जगदंबिका पाल को कौन नहीं जानता, पूरी कहानी, राजनीतिक इतिहास कौन नहीं जानता, और इनके बारे में कहा भी जाता है, ये रहा है हमेशा कि राजनीतिक हवा जहां चली, भापते बहुत बेहतर है। ये बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं, ये समझ जाते हैं कि दरअसल इस ओर हवा चल रही है, इस ओर मुड़ जाना चाहिए। सोचिए 14 से पहले सांसद, 14 में सांसद, 19 में सांसद, फिर 4थी बार मैदान में, और सड़क नहीं है सर। एक लोग देखिए तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आप, लोग होर्डिंग लेकर खड़े हैं, वोट का बहिष्कार। किसका नुकसान कर रहे हैं? आपकी जो कहावत है उस पर एक कहावत और मैं जाता हूँ, जहाँ देखी खीर वहाँ हो गए जगदंबिका पाल जी। तो ये मिठाई के वो मक्खी है, जहाँ पे मीठा गुड़ देखते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। ये ऐसे, ये अकेला जगदंबिका जी नहीं है, ये आपको हर पार्टी में मिलेंगे। टिकट नहीं मिलेगा, जो कल तक जो है गालियां देते थे, जो विचार, और जानते ही बहाना क्या बोलते हैं, रात में शंकर भगवान आए थे सपने में, उन्होंने बस क्या कर रहे हो, अभी चले जाओ भाजपा में चले जाओ, बस क्या कर रहे हो कांग्रेस में। मतलब जनता को ये भगवान का, जिस पार्टी का बेहतर हाल वहां पर जगदंबिका पाल। कैसा लगा के शर्मा जी? ये साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा वहां के डुमरियागंज से कि ऐसा अपना वोट का मताधिकार का उपयोग करें, नोटा में डाले और कहीं भी डाले, लेकिन उसके किसी सत्ता से आप नहीं उखाड़ेंगे, वोट नहीं डालेंगे तो ऐसे लोग दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। तो आप कम से कम के खिलाफ में डालो, तो अपना वोट करके 5 साल बाद आपको एक मौका मिलता है कि आप अपना विरोध करें। नोटा हमारे ख्याल से अजितेश जी, नोटा इसलिए नहीं डालना चाहिए कि नोटा से देखिए वो जीत हार का फैसला नहीं होता है, और ना और कुछ दिनों 10 दिनों बाद किसी और को मौका भी जाती है, लेकिन दुनिया भूल जाती है। दूसरे को मौका दीजिए, कम से कम कहते हैं कोई ज्यादा दामन गंदा है, किसी का दामन कम है,
तो कम से कम ज्यादा वाला तो हटेगा, कम वाला जब तो आसमान आएगा। में कोई ऊंचा उड़ जाए तो जमीन पर रहना भी तो जरूरी है ना सर। जरूरी है, उसका पता और वो आएगा वोट से। बहुत जरूरी है। अब ये लोकतंत्र है, अब यहाँ पर बंदूक की नोक पे तो किसी को नीचे लाया नहीं जाएगा सर। हमारी लाया बंदूक जाएगा। जो है वो हमारी उंगली है जो हम ईवीएम पे दबाएंगे, और वो गोली जब चलेगी तो उसकी मार दूर तक जाएगी। ये बात समझनी चाहिए। मैं भी इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं डुमरियागंज की जनता से, आप निकलिए, वोट करिए, आपको जो पसंद हो वोट करिए, बहिष्कार मत करिए। कम से कम उससे अगर कोई आपको सड़क नहीं दे पाया तो वोट के जरिए नाराजगी तो जताइए, लेकिन वोट जरूर करें। पाल जी के खिलाफ में जो मजबूत कैंडिडेट है एटलीस्ट उनको जिताओ, और नहीं भी है तो कम से कम निर्दलीय को जिताओ। क्योंकि आपने देखा था पप्पू यादव भी वहां पे निर्दलीय लड़ रहे हैं, आपने देखा था आज सिवान में से हिना साहब निर्दलीय लड़ रही है। ऐसे हमारे देश में बहुत नेता है जो निर्दलीय चुनाव लड़के भी जीते हैं। तो ये जनता जिसको, और उन्होंने बेहतर काम किए, और जिसको चाहती है उसको सड़क पे ला देती है ये जनता जो है ना। और ये जनता महान उसी बनेगी जब अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे और देश की। आपको याद होगा सर, चूंकि के शर्मा जी आप दिल्ली के चूंकि वोटर्स भी हैं, हालांकि ये बात तो लमसम 12-13 साल पुरानी है और मुझे नाम भी बहुत अच्छे से याद नहीं है। दिल्ली से जेडीयू का एक ही विधायक जीतते थे और मुस्लिम थे, और शायद उनका नाम इकबाल अंसारी ऐसा कुछ करके उनका नाम था। इकबाल हुआ करते थे। हाँ जी 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 चांदनी चौक से। देखिए ना, अब वो जेडीयू कहाँ की पार्टी, बिहार की पार्टी, बिहार, लेकिन दिल्ली से वो चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। क्यों जीतते थे? क्योंकि जनता उनको पसंद करती, जनता के काम करते थे। तो कुल मिलाकर ये है निर्दलीय भी जो है वो बेहतर काम करते हैं। जरूरी नहीं है किसी बड़ी पार्टी से जुड़े तभी बेहतर काम कर रहे हैं। काम करने वाले किसी भी पार्टी से जीत जाते हैं। बस क्या होता है कि छोटी पार्टी से भी हम यदि जिसका वर्चस्व नहीं है दिल्ली में, जिस पार्टी का हम सिंबल लेते हैं तो दो फायदा होता है। कम से कम मीडिया का सेक्शन मिलता है, और दूसरी चीज है कि कम से कम कुछ फंड पार्टी के द्वारा जो चुनाव लड़ने के लिए जो मिल जाता है। और पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, तो वो चाहती है कि अपने जो ऐसे मजबूत कैंडिडेट है उनको पैसे से मदद करके एटलीस्ट वहां पे 2-3 एमएलए जीत जाएंगे अलग अलग राज्यों में, तो हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपने यही देखा कि आरजेडी ने भी यही काम किया है। शुरू में आरजेडी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी थी, जो अब उसका जो अब क्षेत्रीय पार्टी में वापस आकर सिमट गई है। तो इसका भी ये बहुत बड़ा कारण होता है सिंबल जदयू से लेना। आपने देखा होगा कि ये हमारे धनंजय जी भी जनता दल यू से टिकट यूपी में लड़ चुके हैं। बिल्कुल लड़ चुके ये हैं। विधायक का चुनाव जनता दल यू से अपने जब वो एमपी बन गए तो अपने पिता को अपने उसी जदयू के टिकट से उन्होंने चुनाव जिताया था। तो ये भी एक बहुत होता है कि सिंबल लेने से निर्दलीय में क्या होता है, आपको मीडिया का जो है ना अटेंशन नहीं मिलता। और आज के डेट में जी 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मीडिया है वो बहुत बड़ा प्ले रोल करती है। मीडिया यदि सही से अपना दिशा काम करे तो निष्पक्ष होके काम करे। जो हम देखे, मैं सच बताता हूँ, मैं बहुत सारी मीडिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मैनिपुलेट हो चुके हैं। वो 24 आवर टीवी खोलो एक ही आदमी को दिखाते हैं। क्यों? आपको आधा घंटा भाषण दिखाने की क्या जरूरत है? उसके आप कुछ क्रक्स दिखाओ आप उनको, क्योंकि आचार संहिता जो लगी हुई है तो आप किसी एक की तारीफ नहीं कर सकते हैं। आप दोनों की पक्षों को 5-5 मत दिखाओ। तो ये मैं जनता से बराबरी से रखिए, जाहिर सी बात है, बराबरी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम नहीं की है, मैं कहता हूँ बीजेपी ने भी काम किया है, लेकिन आपकी जो आप थाली में खाना खाते हो, क्या आपको चाहिए रोटी, चावल, दाल, सब्जी? क्या ऐसे बाद में आपको स्वीट नहीं मिलता है? आपको एक के शर्मा जी भी 2 से 3 दिन पहले मैंने एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता से एक सवाल किया था, चूंकि राजनीति की जितनी जानकारी मुझे है उस हिसाब से किया था। उनसे मैंने पूछने की कोशिश की थी कि सर क्या बेहतर नहीं होता कि जब आप चुनाव में उतर रहे थे तो जो आप ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, अगर आप ये पहले बनाकर जनता के बीच जाते तो आपको ज्यादा बेहतर नहीं होता? जनता बेहतर तरह से आपकी बात को नहीं समझती, क्योंकि यूपी के लिए आपने अलग घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने बना दिया, कांग्रेस ने अलग से बना दिया। के शर्मा जी, आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरह से क्लियर कर सकते हैं? मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन हमारे जो देश है वो विभिन्न, कहीं पे आपने पहाड़ देखा होगा, कहीं मरुस्थल है,
कहीं पे समुंदर है, कहीं पे झीलें हैं और कहीं पे मैदान है जहाँ पे खेती करते हैं। जब हमारे देश की जो है भाषा अलग अलग है, हमारी जातियां अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, फिर भी हमारा देश महान कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा देश भारत देश, एक महान देश। इसकी ब्यूटी यही है कि अलग अलग विभिन्न सोच की वजह से, विभिन्न भौगोलिक दशा की वजह के बावजूद भी हम एक है। उसी तरह जब कश्मीर का जो मैनिफेस्टो है, यदि वो यूपी में मैनिफेस्टो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की के शर्मा जी, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पिता, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वोट डालने पहुंचे और हर बार की तरह, हालांकि अब तो ये चीज जग जाहिर है और सबके सामने है, बड़े साधारण तरह से जो है वो लाइन में लगकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ कौशल किशोर, माफ कीजिएगा कमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। कमल किशोर, कौन सी सीट पर आप मौजूद हैं दिल्ली की, और फिलहाल ताजा स्थिति वाकई बताइए। देखिए, मैं इस समय मौजूद है नई दिल्ली क्षेत्र में कस्तूरबा नगर में, जहां अभी इस समय जो है माहौल बहुत गर्म है। बूथों के अंदर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और मेरे साथ वो जो लोग हैं, जब सुबह गेट खोला गया था तो फर्स्ट वोटर है जिनको सर्टिफिकेट दिया गया था, वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। जी सही, बिल्कुल बिल्कुल, बात करिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम JN शर्मा। जी, फर्स्ट वोटर है आपको सर्टिफिकेट दिया गया? हाँ, दिया गया ना। हम 6:30 बजे आ गए थे, जब तुम्हें खोला ही था। फिर हमने उनको बोला हम सीधे इन्होंने हमारे कुर्सी देकर बैठने के लिए, जैसे 7 बजे खोला हमको, मैंने वोट दिए। उनका फर्स्ट लेडीज जंग है। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरा ये नारा है कि पहले मतदान फिर स्नान फिर जन जलपान, इसलिए मैं उस पर फ्रेश होकर नहाए बगैर आया था। क्या माहौल लगता है? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों को बहुत उत्साह है वोट डालने में, और ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के आ रहे हैं और मेरे को तो निकल के आना चाहिए, वोट करना चाहिए। आप क्या कहेंगी, सुबह से जब आप फर्स्ट टाइम वोट देने गए, क्या क्या लगा अभी जब पहला आपको सर्टिफिकेट दिया गया? बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत अच्छा लगा सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट को हमको ये पता नहीं कि सर्टिफिकेट मिलेगा, हमें तो ये था कि हमने सबसे पहले वोट देना है, उसके बाद घर जाके माइंड में बोलेंगे, जो भजन ज्ञान करेंगे, जो अपना दिनचर्या वो करेंगे। आप बुजुर्ग हैं, आपको सर्टिफिकेट भी दिया है और आप वोट डालते आ रहे हैं, इस बार का क्या लगता है आपको? कैसे, मतलब मुद्दों की बात करते हैं हम, बिजली हो, पानी हो, ऐसा माहौल ये है। अरे एकदम से पूछिए कमल, पूछिए कि जब वोट डाल रहे थे ईवीएम की तरफ जब उंगली जा रही थी, तो मन में कौन कौन से ख्यालात आ रहे थे कि इन चीजों को सुधारना है, इसलिए वोट कर रहा हूँ? जब आप वोट डालने गए थे तो आपके मन में क्या ख्याल आया था? तो जब आपने वोट बटन दबाया था तो क्या सोच के दबाया कि क्या क्या फैसिलिटीज को, क्या मन में क्या ख्याल आया था? मैं ऐसा है, देश का विकास हो रहा है, सुरक्षा की व्यवस्था भी हो रही है, रोड वगैरह अच्छे बन रहे हैं, कुल मिला के जो ना हम जो है निश्चिंत है, कहना मतलब ये। तो देखिए, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल निश्चिंत है, और ये जब वोट डालने गए थे जो देश के लिए देने गए थे। जी मिश्रा जी, हालांकि इसमें कंफ्यूजन की स्थिति छूट गई। कमल निश्चिंत हैं, लेकिन किससे, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से? हालांकि चलिए कोई नहीं, कुछ और लोगों से कोशिश करिएगा बातचीत करने के लिए। ताजा अपडेट हमें एक बार एक तस्वीरों के जरिए भी आप अगर दिखा दें कि वोटर्स की जो लाइन है, वोटर जिस तरह से पहुंच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? धूप जो है वो बैरिकेडिंग तो नहीं लगा रही है वोटर्स के बीच में? ये बताइए ना। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, एक महिला जुड़ गई हमारी, अपनी समस्या बता रही है। जी हाँ जी, जिनके छोटे घर हैं और कागज चोरी हो जाते हैं, उनका कागज बन नहीं पाते हैं, और जो कोई अनाउंस होता है उनके तो सुनते ही नहीं है कोई। दवाई गोली तो क्या आपने वोट दिया, और क्या देखा? क्या सोच के वोट डाला? सोच के डाला है वोट हमने। क्या सोच के डाला? ये डाला है अब सारा काम हमारा तय करने वाला है नेता, ये सोच के डाला है, ये सोच के डाला। तो देखिए, इन्होंने अपनी जो परेशानी है वो कैमरे के सामने बताई है, किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं भारी संख्या में। तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सुना कस्तूरबा नगर नई दिल्ली क्षेत्र का खड़ा हूँ, जहाँ लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों के अंदर जो है लाइन लगी हुई है, जहाँ पर्चा बने वहाँ भी लाइनें लगी हुई है। दवा के लोगों का जो अपना वोट का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल इसके साथ ही साथ कमल एक देखिए आपके साथ एक यूथ भी है पीछे, ये भगवा कपड़ों में कुछ लोग खड़े हैं और ये युवा हैं। जरा इनसे भी एक बार बातचीत करिए, क्योंकि युवा दरअसल देश का भविष्य कहलाता है और ये जो चाहते हैं दरअसल होता वही है। एक बार जरा इनसे भी पूछिए। आप युवा हो, क्या सोच के आपने जब आप मशीन में बटन दबाने गए तो आपके मन में क्या ख्याल है? देखो जी, हमारे मन में तो ख्याल, हमारे सबसे पहले बात तो जो भारत राष्ट्र के लिए आया है, सीधी सी बात है, आपके पहले है, बाकी सब चीजें बाद में जी। तो हमने राष्ट्र को देखा है अपने उसमें कि जो भी संदर्भ चल रहा है सब देश में हालात है, उसके साथ में जो सबसे उत्तम कार्य कर रहा है वो एक ही है, अभी सबको पता है कौन है। चलो भाई, हाँ जी जी बिल्कुल कमल, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग यहाँ पर बता भी रहे हैं किन किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनके मन में जो है कौन कौन सी बातें जिनको ध्यान में रखते हुए वो वोट कर रहे हैं। कमल, इस सीट की लड़ाई की बात कर रहे हैं अगर हम, कितनी मुश्किल लड़ाई है यहाँ पर, इंडिया बनाम एनडीए? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस सचिवा नगर क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो विधायक है आम आदमी पार्टी से और जो काउंसिलर है निगम पार्षद है वो भाजपा से है। इन दोनों के अंदर बड़ी टक्कर, इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ पर रैलियां करी है, भारी मात्रा में जो है लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर रैलियां की है और तमाम वो लोग थे यहाँ पर जो मोर्चे में, और भाजपा की तरफ से बता दूं चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से बता दूं, लोग यहाँ पर जो है भारी संख्या में देखने को आए थे। यूथ हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पर जो है मौजूद है। ये क्या सोच के आपने मुद्दे पर वोट दिया? बिल्कुल बिल्कुल यही सोच के वोट दिया कि हमारी जो राष्ट्र प्रेम और ये सब संदर्भ में मुद्दे चल रहे हैं, सब देश में चल रहा है, उसमें सबसे आवश्यक हमारे लिए क्या है? राष्ट्र प्रेम है। तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पार्टी सबसे उत्तम कार्य कर रही है उसको हमने आधार बनाया अपने वोट देने के उसमें। बिल्कुल कमल, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। के शर्मा जी, चूंकि अभी बात वोटिंग तो जब 8 राज्यों के अंदर चल रही है, लेकिन खास तौर पर आज दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, लेकिन सरकार बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करते हैं और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली की जो जनता है वो बुद्धिजीवी है। मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं सर, ये जो गठबंधन बना है ये एक तरफ और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, सर दिल्ली की जो सियासी हवा है वो क्या कह रही? लोगों को 2 पार्टियों का साथ आना कितना पसंद आ रहा है और कितना कारगर ये फॉर्मूला बनेगा आने वाले समय में? वो 2 सोच में रखते हैं, एक जो खुल के आते हैं और दूसरा जो चुपचाप देते हैं। आप देखिएगा, अभी जैसे देखिए, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इसकी बात किया था और इससे पहले श्री राम का झंडा दिखाया था कि बूथ के आसपास, मेरे पास फोटो भी है उसका, दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से अभी ये केसरिया टी शर्ट पहने हुए हैं, आप देखते हैं कभी नाक को ऐसे भी छुआ जाता है और नाक को ऐसे भी छुआ जाता है, मतलब कि कानून को कैसे तोड़ना है और कैसे आचार संहिता लागू को भी आपको, उसको भी इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ बनाना है। ये उसका सीधा उदाहरण आपने देखा। आप केसरिया गमछा, केसरिया टी शर्ट, और ये क्या है? सिर्फ कमल का छाप हटा देने से आप आचार संहिता इलेक्शन कमीशन की इज्जत नहीं कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते तो आप आम आदमी और आम टी शर्ट पहन के आ जाते। बीजेपी इतना ज्यादा खर्च कर रही है चुनाव में जिसका कोई इलेक्शन कमीशन हिसाब नहीं कर रहा। एक एक आदमी को टी शर्ट, टोपी, ये बताइए सिर्फ कमल छापने से आप बेवकूफ बना रहे हो? हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं? आप क्या, आप उनसे पूछ लो कि क्या है तो देश हित है, उस युवक को ये नहीं पता। लेकिन सर ये तो राजनीतिक पार्टी कर रही है ना। अभी हम देख रहे थे मैनपुरी वोटिंग चल रही थी, अखिलेश यादव वोट डालने गए थे, लाल टोपी लगाए हुए थे सर पे। इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत मेहरबानी बरती, सर पे कोई टोपी नहीं है, सफेद वाली आम आदमी। मैं सत्ता की भी बात कर रहा हूँ, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस पे भी संज्ञान लेनी चाहिए कि ये नहीं है कि आप हरा गमछा बांध के आप चले गए और तेजस्वी का आप सिंबल दिखा रहे हो। आपको चुनाव में उस कलर, झंडे से जुड़ा हुआ कलर भी आपको नहीं पहन के जाना है। ये भी, इस पर भी ध्यान होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए, तभी हमारे देश पे निष्पक्ष चुनाव होगा और मैनिपुलेशन नहीं होगा। आपने दिल्ली की बात कर रहे हैं, 7 सीट है। आप देखिए कल तक कन्हैया जो कमजोर साबित था
आज मनोज तिवारी को वहां पे पीएम की रैली कराना पड़ा। मतलब अच्छा, हाँ, ये के शर्मा जी, मैं इस पर भी आना चाह रहा था। ये इस बार क्या है, मतलब अभी तक जो मनोज तिवारी बेफिक्र होकर चुनाव लड़ रहे थे, इस बार वो थोड़ी बेफिक्री नजर नहीं आ रही है, थोड़ी फिक्र जो है वो दिख रही है। कन्हैया कुमार क्या वाकई में टक्कर दे रहे हैं इस बार? गजब की टक्कर दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी जीते, चाहे वो मनोज वाजपेयी ये जीते, सॉरी मैं मनोज तिवारी जीते, हाँ, या कन्हैया जीते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुनाव मजबूत, डेमोक्रेसी जो है कितना अच्छा लग रहा है, एक मजबूत चुनाव। दिल्ली में जिस तरीके से पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि 7-0 का लड़ाई लग रही है, धीरे धीरे लोगों ने कहा 1 सीट जीत जाएगा विपक्ष, इंडिया गठबंधन, फिर धीरे धीरे आया 2 सीट जीत जाएगा। अब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि 4 सीट भी जीत सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी डेमोक्रेसी का प्रतीक है। और दिल्ली में आप देख लो, कन्हैया कुमार को चाटे लगे, आपने देखा केजरीवाल को जितने चाटे लगे उतने ज्यादा वोटों से जीते। जितने कन्हैया कुमार को भी चाटे लगे, हो सकता है स्टंट भी हो सकता है, उनका खुद का भी आदमी हो सकता है उनको कि आपने अपने आदमी से मरवा लो सिंपैथी लेने के लिए। मैं इस पे ये नहीं करता, लेकिन जिस तरह से मनोज वाजपेयी के पसीने छूट रहे हैं, जिस तरह से जनता के सामने एक लौता कैंडिडेट है देश में, जिन्होंने रोजगार के मुद्दे पे और काम के मुद्दे पे सभी पर सामने वाले प्रत्याशी को मजबूर कर दिया जनता के बीच में जवाब देने के लिए। आपने देखा भी है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप हमारे साथ बने रहे, आपने हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश फिर करेंगे आपसे जुड़े, और तमाम इंडिया वॉइस के जो संवाददाता हैं वो जो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उनसे भी हम पल पल के अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण के बाद छठे चरण का भीषण रण लगातार जारी है और इंडिया वॉइस के तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद रहकर आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हम भी आपको लगातार ये बता रहे हैं कि कहां कहां वोटिंग जारी है और कहां कहां कौन कौन से योद्धा मैदान में। तो छठे चरण में 8 राज्यों पैकी 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको जल्दी से बता देते हैं कौन कौन सी वो राज्य है। बिहार, जहां पर 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, हरियाणा की 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 4 सीट, दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, उड़ीसा की 6 और पश्चिम बंगाल की 8, यानी कि कुल 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके बाद इन तमाम प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, जहां पर 14 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनमें सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है, जहां लगातार वोटिंग जारी है। तो आपने जान ली तमाम वो सीटें जहां पर वोटिंग जारी है। अब जरा एक एक करके आपको इनका इतिहास बता देते हैं। 2019 के इतिहास की बात करें तो संगम लाल गुप्ता बीजेपी से मैदान में है और इनके सामने है अशोक त्रिपाठी बीएसपी से, और ये हार गए थे। 2019 की बात कर रहे हैं। अब 2024 की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में 2024 में संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और इनके खिलाफ मैदान में है प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से। इसके बाद बात फूलपुर की 2019 के इतिहास की कर रहे थे, जहां पर केशरी देवी पटेल बीजेपी से मैदान में थी और इनके सामने थी पंधारी यादव, लेकिन इनकी हार हो गई थी, बीएसपी से मैदान में थी। 2024 के रण की बात करें फूलपुर की तो फूलपुर में प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी से मैदान में है और जगन्नाथ पाल बीएसपी से इनको चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद बात प्रयागराज सीट की कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सीट है। 2019 के इतिहास की बात करेंगे। रीता बहुगुणा दोषी, जाना पहचाना नाम, भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थी। इनके सामने थे राजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, लेकिन इनकी हार हो गई थी। इसके बाद 2024 की बात करें तो प्रयागराज में इस बार बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है और इनके खिलाफ उज्जवल रेवती रमन कांग्रेस की तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अंबेडकर नगर की, 2019 का इतिहास, रितेश पांडे बीएसपी की तरफ से मैदान में थे और जीत हासिल की थी और हराया था मुकुट बिहारी को, जो कि बीजेपी के थे। 2024 के रण की बात करें अंबेडकर नगर की तो रितेश पांडे एक बार फिर से मैदान में हैं और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। देखना होगा कौन जीतता है। इसके बाद बात श्रावस्ती की करते हैं।
श्रावस्ती में 2019 में राम शिरोमणि मैदान में थे बीएसपी की तरफ से और दद्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और जीत जो है वो बीएसपी की हुई थी। लेकिन 2024 की रण की बात करें तो श्रावस्ती में साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और राम शिरोमणि सपा से एक बार फिर से मैदान में है। देखना होगा रिजल्ट क्या होगा। 2019 के इतिहास की बात डुमरियागंज की कर लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सीट, यहां से जगदंबिका पाल 2019 में चुनाव लड़े, जीते। इनके सामने थे आफ्ताब आलम समाजवादी पार्टी से, लेकिन जीत जगदंबिका पाल की हुई थी। 2024 की रण की बात करें तो 2024 में जगदंबिका पाल एक बार फिर से मैदान में है। बीजेपी ने भरोसा जताया है, लेकिन इस बार इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी से मैदान में। तीसरी तरफ बीएसपी की तरफ से मोहम्मद अदीम है जो इनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बात अब बस्ती की कर लेते हैं। 2019 के इतिहास की बात करें तो हरीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी से मैदान में थे, जीत हुई थी। हार मिली थी रामप्रसाद चौधरी को जो कि समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद बात बस्ती के 2024 की रण की करते हैं तो इस बार मैदान में हरीश द्विवेदी हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। लव कुश पटेल ने बीएसपी पर भरोसा जताया है और रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में। देखना है रिजल्ट क्या होगा। इसके बाद सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट संत कबीर नगर 2019 का इतिहास जान लेते हैं। प्रवीण कुमार निषाद यहां से मैदान में है बीजेपी की तरफ से और भीष्म शंकर तिवारी बीएसपी से इनके सामने थे और हार गए थे। लेकिन 2024 की रण की बात करें तो यहां पर प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी की तरफ से मैदान में है और इनके खिलाफ है लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से। लेकिन एक और चेहरा जो हमें भूलना नहीं चाहिए, नदीम अशरफ बीएसपी की तरफ से मैदान में। इसके बाद 2019 का इतिहास की अगर हम बात करें तो लालगंज की करेंगे। लालगंज में संगीता आजाद बीएसपी की तरफ से मैदान में थी, जीत हासिल की थी और हार मिली थी नीलम सोनकर को, बीजेपी की ये प्रत्याशी थी। लेकिन इसी सीट की 2024 के अगर हम रण की बात करें तो लालगंज में डॉक्टर इंदु चौधरी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से हैं और इनके खिलाफ नीलम सोनकर फिर से मैदान में है, बीजेपी की तरफ से है। रिजल्ट क्या होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। इसके अलावा बात आजमगढ़ की कर लें। आजमगढ़ का जब जिक्र होता है तब आप समझ जाते होंगे आजमगढ़ की राजनीति ही अलग है। 2019 की बात करें, अखिलेश यादव ने यहां से ताल ठोकी थी, इनके सामने थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन हार गए थे और अखिलेश यादव जीत गए थे। इसके बाद यहां पर जब ये सीट छोड़ दी गई तो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी ने भरोसा जताया एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर और वो जीत गए और हराया किसको? धर्मेंद्र यादव को जो कि समाजवादी पार्टी से। इसके बाद बात आजमगढ़ की 2024 की करें तो 2024 में भी दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में है बीजेपी की तरफ से और धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात जौनपुर आप समझ गए होंगे, धनंजय सिंह का इलाका। 2019 के इतिहास की बात करें, श्याम सिंह यादव यहां से मैदान में थे बीएसपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से थे कृष्ण प्रताप सिंह। जीत बीएसपी की हुई थी और बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन 2024 का रण यहां पर थोड़ा मुश्किल, यहां पर कृपा शंकर जो है एक बार फिर से मैदान में बीजेपी की तरफ से, लेकिन इनके सामने सांसद श्याम सिंह यादव है जो कि अभी सिटिंग एमपी है, बीएसपी ने टिकट दिया है श्रीकला का टिकट काटकर। इसके अलावा आगे बात करें तो एक और महत्वपूर्ण सीट उत्तर प्रदेश की मछली शहर। इसके बाद बात करें भोलानाथ, बीपी सरोज बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में थे और जीत इन्हें हासिल हुई थी। इनके खिलाफ थे त्रिभुवन राम बीएसपी की तरफ से और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद मछली शहर की 2024 की रण की बात करें तो बीपी सरोज एक बार फिर से मैदान में बीजेपी की तरफ से, इनके खिलाफ है प्रिया सरोज बीएसपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ताल ठोक रहे हैं वो है कृपा शंकर सरोज। 3 सरोज की लड़ाई यहां पर मौजूद है 2024 के रण में। बात अब भदोही की कर लेते हैं। 2019 का इतिहास क्या था? 2019 का इतिहास था रमेश चंद्र बीजेपी की तरफ से मैदान में थे और इनके खिलाफ थे रंगनाथ मिश्रा बीएसपी से, लेकिन जीत बीजेपी की हुई और बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा। 2024 की रण की बात करें भदोही की तो डॉक्टर विनोद बिंद यहां से बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और इनके खिलाफ जो है वो ललितेश पति त्रिपाठी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर समझ लीजिएगा टीएमसी, समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से ये सीट इनको दी है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड भी काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। ये सीट कौन कौन सी एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर
ये 4 सीटें। बात यहां पर खत्म नहीं होती है क्योंकि वोटिंग जारी है और हम आपसे यही कहेंगे कि आप घर से निकलिए, वोट करिए और वोट करना आपका अधिकार है। और इंडिया वॉइस पर वोटिंग से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए। नमस्ते।